हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो क्लाइमेटोलॉजी का ये हमारा 15वां चैप्टर है, 15वां लेसन है। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवातों के बारे में। देखते हैं क्या होता है चक्रवात, कैसे आते हैं चक्रवात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात क्या होता है? तीव्र चक्करदार हवाओं को तीव्र चक्करदार हवाओं को चक्रवात कहा जाता है। कैसी हवाओं को? तीव्र रहेंगी, चक्करदार रहेंगी। जो ये हवाएं होंगी इनको चक्रवात कहते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। किसके केंद्र होते हैं? परीक्षा में पूछ लेता है कि चक्रवात किसके केंद्र होते हैं? तो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। जब केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाएगा तो परिणाम स्वरूप हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। जब केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब जाएगा तो हवाएं क्या होंगी? परिधि से केंद्र की ओर चलना प्रारंभ हो जाएंगी। और जब केंद्र की ओर चलेंगी तो चक्रवातों का निर्माण करेंगी। जैसे देखते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारा चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज आते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलते हैं। ये देखिए, हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा पृथ्वी है और ये यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। जब लो प्रेशर होगा, निम्न वायुदाब होगा, तो हवाएं कहाँ चलेंगी? हाई प्रेशर से इस तरफ हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो हवाएं हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। जब लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी तो इस प्रकार से ये बढ़ेंगी। जब इस प्रकार से बढ़ती हुई चली जाएंगी तो ये किसका निर्माण करेंगी? चक्रवात का निर्माण करेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और चक्रवातों का निर्माण करती हैं। अब इसके आकार के बारे में देख लेते हैं। आकार में कैसा होता है ये? आकार में ये गोलाकार भी होता है और अंडाकार या वी आकार का भी कभी कभी दिखाई पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं चक्रवात के लक्षण के बारे में। तो देखते हैं चक्रवात के लक्षण के बारे में। पवनें, नंबर पहला है, पवनें तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। इसमें कैसे तीव्र वेग से पवनें प्रवाहित होगी? दूसरा है धरातल के निकट से वायु का अभिसरण तथा 10 से 12 किलोमीटर पर अपसरण होता है। जो ये चक्रवात आते हैं, वायु का अभिसरण होता है और 10 से 12 किलोमीटर पर अपसरण करती हैं। जब हवाएं नीचे से आरोहण कर रही हों तो वह 10 से 12 किलोमीटर में जाकर फैल जाती हैं या जाकर फैल जा रही हैं। और जब हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जब गरज और चमक और गरज के साथ वर्षा होती है। वहीं पर जब तेजी से हवाएं ऊपर उठती हैं तो चक्रवातों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? जब तेजी से हवाएं ऊपर उठेंगी तो चक्रवातों का निर्माण करेंगी। अगला है वायु के उठने के कारण वर्षा होती है। कि वायु तेजी से ऊपर उठेगी तो मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। जब मौसम संबंधी घटनाएं होंगी तो गरज चमक के साथ वर्षा होगी। अगला है तुलनात्मक रूप से छोटा
ये प्रति चक्रवात की तुलना में छोटा होता है। कि ये जो प्रति चक्रवात और चक्रवात दोनों में चक्रवात जो होता है वो प्रति चक्रवात की तुलना में छोटा होता है और प्रति चक्रवात चक्रवात से बड़ा होता है। अगला है हमारा प्रति चक्रवात। यह उच्च दाब का तंत्र है। किसका तंत्र है ये? उच्च दाब का। अर्थात केंद्र में उच्च दाब होता है, केंद्र से बाहर परिधि की ओर वायु दाब घटता जाता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। इसे ही प्रति चक्रवात कहा जाता है। कैसे? जब केंद्र में उच्च दाब होता है और केंद्र से बाहर परिधि की ओर वायु दाब कैसा होगा? घटता जाएगा। और हमने चक्रवात में क्या देखा था कि केंद्र पर कैसा था? लो प्रेशर था और बाहर केंद्र से बाहर परिधि पर हाई प्रेशर था, तो वो चक्रवात आ रहा था। इसी प्रकार से इसके केंद्र में हाई प्रेशर रहता है और जैसे ही हम परिधि की ओर जब बढ़ते जाते हैं वायु दाब घटता जाता है, मतलब लो प्रेशर होता जाता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रकार से प्रति चक्रवात आते हैं। देखिए, हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चक्रवात में क्या हुआ था? लो प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था। हाई प्रेशर था, लो प्रेशर केंद्र पर था और हाई प्रेशर परिधि पर था। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही थी। जब लो प्रेशर की तरफ बढ़ रही थी तो चक्रवात बन रहा था। इसका ही एक विपरीत दूसरा डायग्राम हमने बनाया है। इस पर देखिए, यहाँ पर हाई प्रेशर है और इसकी परिधि में लो प्रेशर है। तो जब लो प्रेशर है तो हवाएं अक्सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। जब केंद्र में हाई प्रेशर होगा तो हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलेंगी? कहाँ की तरफ चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी। और जब लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी तो कहाँ से? केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी। और जब ये केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी तो हमारा प्रति चक्रवात का निर्माण होता है। तो देखिए, जब हाई प्रेशर होगा तो दाब प्रवणता बल कैसा होगा? कम होगा और पवन का वेग भी कम होगा। पवनों के चलने की दिशा कैसी होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं। यहाँ पर प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में अधिक उत्पन्न होती हैं। जो प्रति चक्रवात है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में उत्पन्न होते हैं। विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में इनका अभाव पाया जाता है। कौन से क्षेत्र पर? विषुवतीय क्षेत्र पर ये उत्पन्न नहीं होते, इनका अभाव होता है। इनका आकार देख लेते हैं हम। इनका आकार गोलाकार, कभी कभी वी आकार का भी बन जाता है। इनकी दिशा देख लेते हैं हम। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसका उल्टा कर दिया जाए तो चक्रवात में क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जो फेरेल महोदय हैं हमारे, उन्होंने देखिए क्या बताया है। फेरेल महोदय ने बताया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में विक्षेपक बल के कारण जो पवन और धाराओं में उनकी दिशा में परिवर्तन होता है वो किस बल के कारण होता है? किस बल के कारण होता है? विक्षेपक बल के कारण। कौन से बल के कारण? विक्षेपक बल के कारण। फेरेल महोदय बता रहे हैं कि विक्षेपक बल के कारण पवन और जल धाराओं में इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पवन एवं जल धाराएं क्लॉकवाइज चलती हैं। फेरेल महोदय कह रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पवन और जल की धाराएं क्लॉकवाइज चलती हैं
और सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में पवन एवं जल की धाराएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो इन्होंने बताया कि फेरेल ने एक बल दिया कॉरियोलिस बल के आधार पर। फेरेल ने कोरियोलिस बल के आधार पर यह बताया था कि पवनें और जलधाराएं किस दिशा में चलती हैं। अगला देखते हैं हम प्रति चक्रवात के लक्षण। कौन कौन से हमारे प्रति चक्रवात के लक्षण हैं। नंबर पहला है वायुदाब प्रवणता कम, अतः पवनों का वेग कम होता है। जहाँ पर वायुदाब की प्रवणता कम होती है वहाँ पर पवनों का वेग भी कम होता है। दूसरा है ऊंचाई पर अभिसरण तथा धरातल के निकट अपसरण होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो अभिसरण होता जाएगा, लेकिन जैसे ही धरातल के निकट आएंगे तो अभिसरण होना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी इसे मौसम रहित परिघटना भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है कि मौसम रहित परिघटनाएं कहाँ पर संपन्न होती है, तो प्रति चक्रवात के कारण मौसम रहित परिघटना भी प्रारंभ घटती हैं। वायु का अवतलन, वर्षा का अभाव। वायु के अवतलन के कारण वर्षा का अभाव होता है। अपेक्षाकृत बड़ा 9000 किलोमीटर होता है। अब प्रश्न पूछता है मौसम रहित परिघटना कहाँ पर घटित होती है, किन चक्रवातों के कारण आती है, तो प्रति चक्रवात के कारण मौसम रहित परिघटना प्रारंभ होती है, घटित होती है। तो ये हमारा आज लेक्चर था चक्रवातों और प्रति चक्रवातों के बारे में। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।